अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्सेज में एडमिशन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएचयू के पीजी कोर्सेज में एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। सीयूटी पीजी का एग्जाम आप लोगों ने दे दिया होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीएचयू के पीजी कि किसी भी कोर्सेज में एडमिशन पाने के लिए आपको सीयूटी पीजी का एग्जाम देना होगा, जो कि आप लोगों ने दे भी दिया होगा ना। आपके मार्क्स भी आ चुके हैं कि आपको कितने मार्क्स मिले होंगे। अब दोस्तों आपका सवाल यह है कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन चाहिए तो मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दिया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो सीएस पोर्टल का एडमिशन होता है उसमें एडमिशन कैसे होता है, एंड एकदम डिटेल में मैंने बता दिया है। आज डिस्कस करने जा रहा हूं बीएचयू के एडमिशन के ऊपर। अगर आपको दिल्ली में एडमिशन चाहिए तो आप जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हो, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो भैया बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इनका भी अपना खुद का एडमिशन प्रोसेस होता है, ठीक है। ध्यान रखना ये वीडियो उन्हीं के काम का है जिन्होंने सीयूटी पीजी का एग्जाम दे दिया है, ठीक है। उसके बाद में ही बीएचयू में एडमिशन के आपको अप्लाई करना होगा। तो बीएचयू के एडमिशन प्रोसेस का नाम है सीएपी, यानी कि कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम। डीयू के एडमिशन का क्या नाम है? सीएससीएस, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, और इनका अपना नाम है कैप, यानी कि कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसी के थ्रू बीएचयू अपना एडमिशन लेता है। अब दोस्तों आपको क्या क्या करना होगा, ठीक है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा बीएचयू के एडमिशन पोर्टल पे। फिर आपको अपना प्रोग्राम चूज करना होगा, अपना प्रेफरेंस चूज करना होगा, कौन सा ऊपर कौन सा नीचे कॉलेज आपको रखना है, ठीक है। एंड आपकी सीट अलॉटमेंट एंड आपका एडमिशन उसके बाद में ही होगा। इन तीनों प्रोसेस को डिटेल में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। एंड दोस्तों बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि आपको डाउट होते हैं एंड आपको दिक्कत भी होगा, जो कि अभी आने वाला आगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ये आप भैया अपना व्यवस्थित करके रख लो अच्छे से, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में। और दोस्तों फोटो जेपीजी फॉर्म में आएगी। तो आपके भैया सीयूटी पीजी का स्कोर कार्ड, जो भी आपका स्कोर कार्ड है जो आपका आया है उसको डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। फोटो खींची नहीं, डाउनलोड करके पीडीएफ के फॉर्म में रख लो, ठीक है। फिर आपका एडमिट कार्ड जो था उसको भी रख लो। फिर दोस्तों क्लास 10th का आपका सर्टिफिकेट, ठीक है। ये 10th का जो आपका होता है ना रिजल्ट जो आपका होता है, उसको डेट ऑफ बर्थ चेक करने की दिखाता है। तो आपका ओरिजिनल का पीडीएफ स्कैन करके कंप्यूटर में रख लो, ठीक है। फिर क्लास 12th की मार्कशीट आपकी। फिर दोस्तों ग्रेजुएशन की मार्कशीट। तो अगर आपके ग्रेजुएशन हो चुके हैं तो भैया आपका पूरा मार्कशीट चाहिए होगा, ठीक है। डिग्री नहीं चाहिए, बस मार्कशीट चाहिए। एंड अगर सेमेस्टर एग्जाम दे दिए हो, रिजल्ट नहीं आया है या फिर सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है, तो जहां तक का आपके पास में रिजल्ट है वो आपका चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। वहीं तक का अपना पीडीएफ स्कैन करके रख लो। आपके पास में सेकंड सेमेस्टर का पूरा रिजल्ट आ चुका होगा, ठीक है। आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने एनटीए के फॉर्म को भरते वक्त यूज किया था, कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, वही कैटेगरी आपको बीएचयू के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरना होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। एंड दोस्तों जितने भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, चाहे वो ओबीसी का हो चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, वो लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड दोस्तों करंट होना चाहिए, अपने नया नया बनवाया हो, ठीक है। फिर दोस्तों आपका अगर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो भी आपका होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो कोई भी चलेगी, बट रिसेंट फोटो आपने फॉर्म भर तो जो यूज की थी वो भी चलेगी, आप नया भी खिंचवा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और सिग्नेचर साइन करके इसको अपने कंप्यूटर में सेव करके रख लेना, क्योंकि ये सब चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी। साथ में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपके पास में हो गई होगा, ठीक है। चलो अब दोस्तों आते हैं हम लोग यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन ऑन बीएचयू कैप पोर्टल। तो आपको भैया यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए फीस पेमेंट करना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा यहाँ पे देख लो। तो अगर आप लोग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपको 300 रुपये पर प्रोग्राम। सपोज आपने एमकॉम के किया तो 300 रुपये, एमबीए के किया 300 रुपये और 600 रुपये हो गया, ठीक है। वैसे ही एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 150 रुपये पर प्रोग्राम। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से भी ज़्यादा इनका भैया फीस है, तो आप लोग ध्यान दो। एंड ये आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा। ये नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे 2024 में ही आपकी इतनी फीस आपकी थी, ठीक है। यानी इतना पैसा आपको देना पड़ेगा भैया, ठीक है। एडमिशन हो चाहे ना हो, ये नॉन रिफंडेबल फीस है। और बोला गया है कि फॉर्म को भैया भरना तो लैपटॉप या डेस्कटॉप से भरना, मोबाइल फोन का यूज मत करना। जेन्युइन में करोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। चलो ये फीस का हो गया। अब दोस्तों आते हैं फेज 1 रजिस्ट्रेशन ऑन बीएचयू कैप पोर्टल। तो भैया आपको BHUonline.in पे जाना होगा। बीएचयू की 2 वेबसाइट है, bhu.ac.in, इस पे नहीं जाना है, BHUonline.in, इस पे आपको जाना है। वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में आपका 3 स्टेप में आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस होता है। पहला प्रोफाइल कंप्लीशन, दूसरा प्रोग्राम एप्लीकेशन, तीसरा रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट। तो ये आपका जो फर्स्ट है, यानी इसका 3 स्टेप है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब दोस्तों कैसे करोगे, तो भैया
इसको स्टार्ट करने के लिए आपको न्यू यूजर मस्ट क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। एंड आपके पास में क्या क्या होना चाहिए, CUT PG का आपके पास में एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, जो आपने फॉर्म भरा होगा वो उसमें होगा, ठीक है। आपका जो भी आपने CUT PG का फॉर्म भरते वक्त नाम यूज किया होगा वही नाम आपको यहाँ पे फिल करना होगा, नाम में गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ एज पर CUT PG फॉर्म, ईमेल एड्रेस एंड आपका फोन नंबर, ये आपको भरना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो ध्यान रखना आपने क्या क्या चाहिए, आपका CUT PG का एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, 2025 वाला जो आपने भैया फॉर्म भरते वक्त आपके पास में होगा। आप देखिए आपके एडमिट कार्ड में, आपके रिजल्ट में हर जगह लिखा होगा, ठीक है। फिर भैया अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर। कैंडिडेट एप्लीकेशन नंबर, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ मस्ट मैच द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन CUT PG। जो भी आपने CUT PG के फॉर्म भरते वक्त इस्तेमाल किया होगा सब कुछ सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। फिर दोस्तों आप इसको अपना रजिस्ट्रेशन अपना कर लोगे, यानी कि ये था आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, ठीक है। आपका भैया रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। आगे आते हैं प्रोफाइल सिलेक्शन। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, ठीक है। इन द प्रोफाइल सेक्शन कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फर्निश देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। इट इज इंपेरेटिव दैट डिटेल प्रोवाइडेड अलाइन प्रिसाइजली विद द इंफॉर्मेशन स्टेटेड इन अ सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स। यानी डॉक्यूमेंट में जो भी चीजें दी गई हैं सेम टू सेम वैसे ही आपको भरना है। स्पेलिंग मिस्टेक, गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। एनी इनकंसिस्टेंसी और डिस्पैरिटी में रिजल्ट इन अ रिजेक्शन ऑफ द कैप। यानी अगर आपने गलती की तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो भैया गलती मत करना, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म एट एनी स्टेज, कभी भी कैंडिडेट मस्ट डिलीजेंटली कंप्लीट देयर प्रोफाइल, भैया दिमाग से थोड़ा भरना फॉर्म, ठीक है। कैंडिडेट हु आर सेलेक्टेड इन अ फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी, तो ध्यान रखना आपने अगर फिजिकली हैंडीकैप यानी कि फिजिकल PWD कैटेगरी जिसको बोलते हैं उसमें अप्लाई किया है, आर नॉट परमिटेड टू अल्टर देयर कैटेगरी इन कैप PG 2525। यानी आप अपने कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते हो अगर आपने फिजिकली हैंडीकैप में किया। और सुनो, अगर किसी ने CUT PG के फॉर्म में जनवरी से अप्लाई किया था और उस समय उसका EWS नहीं बना था, तो वो अगर चाहे इस समय अपने EWS को शायद आपको चेंज करने का ऑप्शन दे इस बार, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे केवल फिजिकली हैंडीकैप के लिखा हुआ है, वो लोग कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। बट BHU का फॉर्म भरते वक्त आप लोग EWS कैटेगरी चूज कर सकते हो, आपको अगर ऑप्शन देगा इस बार तो, ठीक है। ये हो गया। फिर दोस्तों कैंडिडेट को अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल भी देनी होगी, ठीक है। अगर आपका नहीं है तो अपने पेरेंट्स का अकाउंट डिटेल आप लोग यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों बाद में जब फीस वापस करनी होती है, किसी को एडमिशन कैंसिल करना होता है, तो उसी अकाउंट में फीस आपकी वापस आती है। तो यहाँ पे वंस द रजिस्ट्रेशन पार्ट इज कंप्लीट, ठीक है, फॉर्म को आप लोग सबमिट कर सकते हो। सर्टेन पर्सनल डिटेल कैन नॉट बी मॉडिफाइड, और इन सब चीजों को चेंज नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना आपके पेरेंट्स का नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, कास्ट, सुपर न्यूमेरिक कोटा, जेंडर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड बैंक डिटेल, तो जो भी भरना यहाँ पे सही से भरना, गलती मत करना। ये सब कुछ आपके रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। और दोस्तों अभी आगे आते हैं, फिर आगे आते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड। भैया कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर रिजर्वेशन अंडर SC ST OBC EWS फिजिकल कोटा मस्ट वेरीफाई देयर नेम इन CUT PG। भैया अपना नाम वेरीफाई करिए ना, ठीक है। मैचेस द नेम ऑन देयर करस्पॉन्डिंग क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, यानी जो भी डॉक्यूमेंट में नाम होगा एक भी अक्षर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर नाम है अमन तो AMAN होना चाहिए, और जो भी टाइटल होना चाहिए, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हो, ठीक है। कैंडिडेट भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। द कैंडिडेट मस्ट अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विजिबल एंड रीडेबल, एंड आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स साफ सुथरे हो, अपलोड करते वक्त क्वालिटी चेक कर लेना, अपलोड करने के बाद में जाके चेक कर लेना कि डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हुए हैं कि नहीं और दिख रहा है कि नहीं साफ सुथरा, क्योंकि बाद में आपका एडमिशन इसी बेसिस पे कैंसिल होगा। मैं बताऊंगा अभी कि एडमिशन कैंसिल क्यों क्यों होता है। तो भैया BHU में बहुत पंचायत है, DU में इतना नहीं है, ध्यान से गलती मत करना बस, ठीक है। तो ये आपका हो गया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए आपके। फिर दोस्तों सबमिट करना होगा, आपको लॉक करना होगा, ठीक है। द कैंडिडेट वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू द इन्फॉर्मेशन। आप एक बार देखोगे फॉर्म भरने के बाद में सब कुछ सही है कि नहीं, सब कुछ ठीक है कि नहीं, ठीक है। बिफोर द फाइनलाइजिंग इफ इट इज नेसेसरी द कैंडिडेट कैन चूज एडिट, आप एडिट कर सकते हो, कुछ गलत अपलोड हो गया है तो उसको वापस ठीक कर सकते हो, ठीक है। इट इज इंपेरेटिव दैट कैंडिडेट थ्रू रिव्यू और सबमिटेड डिटेल बिफोर प्रोसेसिंग टू द प्रोग्राम सेक्शन, यानी कि प्रोग्राम चूज करने से पहले इसके बाद आपको चूज करना होता है कि कौन से कोर्स में आपने अप्लाई किया था एंड उसमें कौन कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, तो उसके पहले सब कुछ चेक करिए, आपको एडिट करने का ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। फिर चेक करने के बाद में सबमिट करना होगा, फिर लॉक करना होगा, ठीक है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोफाइल सेक्शन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में कैंडिडेट शुड केयरफुली रिव्यू द इंफॉर्मेशन आफ्टर क्लिकिंग सबमिट एंड लॉक, प्रोफाइल विल बी फाइनलाइज एंड नो फर्दर चेंजेस विल बी पॉसिबल। इसके बाद में आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे प्रोफाइल को लॉक कर दिया तो आपको कुछ भी
एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। बट दोस्तों आपको करेक्शन विंडो आता है तो वहाँ पे आपको टाइम मिलता है ठीक करने के लिए, ठीक है, ये यहाँ नहीं बताया गया है। ओके, आगे आते हैं। फिर दोस्तों हम लोग आते हैं प्रोग्राम सिलेक्शन, यानी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो दोस्तों ये था आपका पहला पेज, यानी आपने क्या किया, आपने अपना जाके आईडी बनाई बेचू की साइट के ऊपर अपने एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ से। फिर दोस्तों आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल की, ये सब कुछ आपने कर दिया, आपने सारे फॉर्म को भर दिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए, ठीक है। अब दोस्तों आगे मैं बताता हूँ कि आपको चूज करना होगा आपने कौन सा प्रोग्राम चूज किया था। अगर आपने एमकॉम की चूज किया तो आपको एमकॉम चूज करना होगा, और एमकॉम में कौन कौन सा कैंपस आपको चाहिए। आपको मेन कैंपस चाहिए पहले, तो मेन कैंपस आपको ऊपर रखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेन कैंपस में आपको 2 सीट दिखेगी, नॉर्मल सीट, पेड सीट। तो भैया ध्यान रखना, नॉर्मल सीट को हमेशा ऊपर रखना और पेड सीट को हमेशा उसके नीचे रखना, इस बात को ध्यान में रखना। पेड सीट को ऊपर मत कर देना। सपोज कि मेन कैंपस का नाम होता है डिपार्टमेंट, डीएमसी आपका हो गया ऊपर, डीएमसी नॉर्मल सीट, डीएमसी पेड सीट। फिर आपका डीएवी आता है, डीएवी नॉर्मल सीट, डीएवी पेड सीट, ठीक है। फिर आपका आता है एएमपीजी, एएमपीजी नॉर्मल सीट, एएमपीजी पेड सीट। तो ऐसे आपको चूज करना होगा। तो आफ्टर कंप्लीटिंग एप्लीकेशन कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू चूज द प्रोग्राम। कैंडिडेट कैन सेलेक्ट मल्टीपल प्रोग्राम्स, आप बहुत सारे प्रोग्राम चूज कर सकते हो, बट अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना, ठीक है। एंड ऑर्डर टू प्रेफरेंस दिस विल बी यूज ड्यूरिंग द अलॉटमेंट एंड एडमिशन प्रोसेस, क्योंकि आपने जैसे जैसे चूज किया होगा आपको उसी के हिसाब से एडमिशन मिलेगा। एग्जाम्पल, बीएचयू में एमकॉम के 3 कैंपस है, मेन कैंपस, दूसरा डीएवी, तीसरा एएमपीजी। मैंने चूज किया एमकॉम का मेन कैंपस सबसे पहले, फिर नॉर्मल सीट, फिर एमकॉम का मेन कैंपस, ठीक है, डीएमसी आपका पेड सीट। मैंने पेड सीट को नीचे रखा, क्यों रखा, क्योंकि मुझे बीएचयू मेन कैंपस ही चाहिए, इसी मैंने नॉर्मल सीट को ऊपर रखा डीएमसी का, फिर डीएमसी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, फिर डीएमसी का पेड सीट मैंने उसके नीचे रखा, क्योंकि मुझे मेन कैंपस चाहिए, इसी मैंने पेड सीट को नॉर्मल सीट के नीचे रखा हुआ है। फिर मैंने चूज किया डीएवी, मैंने क्या चूज किया, डीएवी चूज किया, डीएवी नॉर्मल सीट, डीएवी पेड सीट। सपोज कि मुझे डीएवी का पेड सीट मिल गया, ठीक है। अब दोस्तों जो सेकंड राउंड का काउंसलिंग होगा ना, उसके बाद मुझे हो सकता है कि मेरा पेड सीट से ऊपर आ जाए और डीएवी का नॉर्मल सीट मिल जाए, फिर और अपग्रेड होके मेरा मेन कैंपस का पेड सीट मिल जाए, तो ऐसे आपका ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर आपने गलत प्रेफरेंस चूज किया तो उसको ठीक करने का आपको ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। तो प्रायोरिटाइजिंग ऑफ प्रेफरेंस, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आपको एलोकेशन किया जाएगा, आपको भैया कॉलेज मिलेगा, ठीक है। द कैंडिडेट शुड एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन व्हेन प्रायोरिटाइजिंग देयर प्रेफरेंस, बहुत ध्यान रखना है क्योंकि यही इंपैक्ट करता है आपके एडमिशन पे। सपोज किसी बच्चे ने गलती से एएमपीजी सबसे ऊपर रख दिया, यानी कि अब उसका मेन कैंपस में एडमिशन होगा ही नहीं। तो भैया अगर आपको मेन कैंपस में एडमिशन चाहिए, आपने एएमपीजी को ऊपर रख दिया, तो भैया एएमपीजी में एडमिशन आपका स्टार्टिंग में ही हो जाएगा और आपको मेन कैंपस मिलेगा ही नहीं। तो ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया। बिफोर सबमिटिंग रजिस्ट्रेशन फीस आपको पेड करना होगा, ठीक है। एंड अपने प्रेफरेंस को आप लोग चेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो बार बार, ठीक है। एडमिशन से कट ऑफ आने के पहले बाय ऑर्डरिंग द प्रेफरेंस, कैंडिडेट ध्यान रखे कि जो उसकी रेगुलर फीस वाली कोर्सेज है उनको ऊपर रखे, पेड सीट को नीचे रखे, यही बताया गया, ठीक है। चलो प्रोग्राम आपने सेलेक्ट कर लिया कि भैया हमको एमकॉम करना है, एमबीए करना है, एमकॉम में डीएमसी ऊपर, नॉर्मल सीट, डीएमसी पेड सीट नीचे, ये हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों ऐसे ही हो गया। फिर आगे आते हैं अपना एकेडमिक सेशन, फिलिंग और एकेडमिक बैकग्राउंड, ठीक है। आप जिस बैकग्राउंड से आते हो आपको वो भरना होगा, ठीक है। इन द एकेडमिक सेक्शन कैंडिडेट हैज टू प्रोवाइड डिटेल अबाउट क्वालिफाइंग डिग्री, कि भैया आपने क्या किया है, आपने बीकॉम किया है, जो भी किया आपको वहां बताना होगा, कहाँ से किया है, कैसे किया, सब कुछ आपको वहां पे बताना होगा, ठीक है। डिटेल स्पेसिफाई डिग्री क्वालिफाइंग, एमए, एमएससी, व्हाटएवर जो भी हो, फिर आपने कितना परसेंटेज पाया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। एंटर सेमेस्टर मार्क्स, आपको अपने जो भी आपने सेमेस्टर में मार्क्स पाए होंगे वो आपको बताना होगा। अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं ना, 79.6 पाए हैं तो उसको कह देंगे 80%। भैया यहीं पे आपने कह दी गलती, जितना पाए हो उतना ही लिखना है, उसमें आप उसको राउंड ऑफ नहीं करना है, ठीक है। तो भैया प्रोवाइड डिटेल फॉर ईच सेमेस्टर, आपको हर सेमेस्टर में कितना मार्क्स पाए हो, अगर एनुअल है तो एनुअल का बताओ। यू हैव कंप्लीटेड इन योर डिग्री परसेंटेज, यानी आपको बताना होगा आपके एग्जाम सेमेस्टर हुए हैं कि एनुअल, वो बता दो आप, ठीक है। फिर एंटर द परसेंटेज मार्क्स ऑफ ईच सेमेस्टर सेपरेटली अप टू डेसिमल, यानी 2 डेसिमल तक। सपोज 79.60 तो उतना ही आपको बताना है, ठीक है। इसको राउंड अप ऑफ मार्क्स इज नॉट अलाउड, राउंड ऑफ नहीं करना है, बाद में बहुत पछताते हैं बच्चे इस चीज को लेकर, ठीक है। We are recommended having your transcript over marksheet ready to ensure accurate data entry, और अपने परसेंटेज को सही से कैलकुलेट करना, क्योंकि आपके मार्क्स तो सीजीपीए में होंगे, एसजीपीए में होंगे, तो अपने इधर पे चेक कर लेना। नहीं पता तो कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कैसे सीजीपीए परसेंटेज में कन्वर्ट होगा, तो आपको परसेंटेज में ही बताना होगा कि आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए हैं। अब दिक्कत की बात क्या कहोगे, सर मेरा तो अभी हुआ ही नहीं है ग्रेजुएशन, तो बेटा
सेकेंड सेमेस्टर के आपके जितने मार्क्स आए हैं वो आपको बताना होगा, ठीक है। और फिर बाद में आपको मौका मिलेगा आके अपने साइट पे फिर से अपडेट करने का। जब आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा ना तो आपको यहाँ मौका दिया जाएगा कि आगे बताओ कि कितना फाइनल परसेंटेज आपका आया है। वो बाद में फिर से पोर्टल ओपन होता है सब बच्चों के लिए, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं। फिर रिव्यू एंड चेक, यानी सब कुछ आपको डबल चेकिंग एवरीथिंग, सब कुछ डबल चेक कर लो सब कुछ सही है कि नहीं। फिर अपने चॉइसेस को फाइनलाइज कर लो, फिर अपने प्रोग्राम को प्रायोरिटाइज दे दो कि आपने कौन सा ऊपर रखा है कौन सा नीचे रखा है। फिर अपनी फीस पेमेंट कर दो भैया, अपनी फीस को पेमेंट कर दो। 250 रुपये अगर एक चूज़ किया है और 500 रुपये अगर आप 250 नहीं 300 रुपये एक चूज़ किया है। जनरल ओबीसी क्या बोलते हैं उस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये पर प्रोग्राम है, ठीक है। फीस भैया पेमेंट कर दो, ये हो गया। अब दोस्तों प्रोग्राम स्पेसिफिक अपलोड्स, ये क्या होता है? द डॉक्यूमेंट्स नीड टू अपलोड में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम यू चूजन, ठीक है। व्हाट यू नीड सबमिट बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। भैया आपको ध्यान रखना है आपने किस प्रोग्राम में अप्लाई किया तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, तो जो मांगा गया वो आपको देना होगा। अब दोस्तों दो डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को कंफ्यूजन में आता है। पहला है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब ये माइग्रेशन क्या होता है दोस्तों? जब आप लोग किसी यूनिवर्सिटी को छोड़ के किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया है एंड उसको भैया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, उसने अप्लाई किया है तो उसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा एंड अपलोड करना होगा। अगर किसी ने बीएचयू से ही बीकॉम किया है और बीएचयू में ही एमकॉम करना है तब उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा। इस बात को ध्यान रखना, सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है। अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे को ये मिलेगा कब? जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा एंड उसके बाद में आपको यूनिवर्सिटी में अपने जाना होगा जहां भी आप पढ़ते हो, जिस भी कॉलेज में, वहां जाके आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपको वो मिलेगा, ठीक है। एंड इसको सबमिट करने के लिए आपको टाइम भी दिया जाएगा, ठीक है। तो इफ यू क्वालिफाइंग डिग्री फ्रॉम अनदर यूनिवर्सिटी यू नीड टू सबमिट माइग्रेशन सर्टिफिकेट एट अ टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब जब एडमिशन हो जाएगा तब आपको सबमिट करना होगा। अगर इस फॉर्म को भरते वक्त अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जब आप फिजिकली आप एडमिशन पर पहुंचोगे ना यूनिवर्सिटी में बेचू में तब आपसे मांगेंगे, ठीक है। ओके, हाउएवर इफ योर क्वालिफाइंग डिग्री इज फ्रॉम बेचू इटसेल्फ, अगर बेचू से आपने पढ़ाई की है यू माइट नीड एन आईडी कार्ड इशूड बाय द लास्ट बेचू इंस्टीट्यूट यू अटेंडेड। सपोज आपके जो आपका आईडी कार्ड होगा ना वो आपको दिखाना होगा बेचू के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। फॉर कैंडिडेट अवेटिंग रिजल्ट, जिनका भैया अभी आना बाकी है, इफ योर रिजल्ट हैव बीन इंडिकेट, अभी आपका रिजल्ट अभी नहीं आया, सपोज की एडमिशन तो हो गया बेचू में बट आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट अभी नहीं आया है, ठीक है। यू नीड टू सबमिट एन अंडरटेकिंग स्टेटिंग यू मीट द मिनिमम, कि भैया आप जो भी क्वालिटी मांगा है जो भी एलिजिबिलिटी मांगा आप उसको क्वालिफाई करते हो, ठीक है। ये हो गया। तो दोस्तों पेमेंट इन्फॉर्मेशन कि आपने कितना पेमेंट किया है। कैंडिडेट कैन कन्वीनियंटली पे यूजिंग द ऑफ दिस, आप भैया नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कैसे भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। मेक श्योर सब कुछ चेक करके भैया अपना प्रोग्राम स्पेसिफिक सपोर्ट्स कर दो। ध्यान रखना गलती भैया बिल्कुल मत करना, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। फिर दोस्तों सीट अलॉटमेंट एडमिशन, अब क्या होगा दोस्तों? अब आ गया फाइनल स्टेज, यानी कि आपने भैया अपना फॉर्म भर दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया, सब कुछ चूज कर लिया, सब कुछ हो गया। अब दोस्तों ध्यान रखना कि अब यूनिवर्सिटी अपनी पहली कट ऑफ निकालेगी, ठीक है। ओके, जब पहली कट ऑफ निकलेगी तो जितने बच्चों ने अप्लाई किया होगा उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग, उनके कैंपस चूज के अकॉर्डिंग उनको सीट अलॉट की जाएगी, ठीक है। ओके, और एक बार में ही जितनी सीटें हैं सब पे एडमिशन हो जाता है, सब पे, चाहे वो नॉर्मल सीट हो चाहे वो पेड सीट। एक बार में जब फर्स्ट कट ऑफ आएगी नॉर्मल सीट पेड सीट सब पे एडमिशन होता है, सबको एक बार में भेज दिया जाता है। फिर उनमें से अगर कोई एडमिशन नहीं लेता है तो भैया वो सीट बच जाती है, फिर निकलता है सेकंड कट ऑफ, फिर सीट बचती है, फिर निकलता है थर्ड कट ऑफ, ठीक है। तो जैसी कट ऑफ निकलेगी तो आपको भैया अपने आईडी पर लॉगिन करना होगा, चेक करना होगा कि हमको कौन सा कैंपस मिला। सपोज मुझे मिल गया डीएवी का पेड सीट, तो मैं क्या, अब सुनो, अगर मैंने वहां पे सीट को एक्सेप्ट नहीं किया तो भैया अब दिक्कत क्या है, सीट एक्सेप्ट नहीं किया तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा मेरा, फिर नेक्स्ट राउंड में मुझे सीट नहीं मिलेगा। इसीलिए वंस अ सीट इज एलोकेटेड, आपको अगर कोई भी सीट मिल गया है बट आप सपोज कि मुझे तो भैया डीएवी का नॉर्मल सीट चाहिए या फिर मेन कैंपस का नॉर्मल सीट चाहिए, मुझे मेन कैंपस में चाहिए और मेन कैंपस मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, मुझे अभी थर्ड प्रेफरेंस मिला हुआ है, तो मुझे अगर मेन कैंपस भी चाहिए तो ऐसा नहीं कि मैंने डीएवी सीट चूज ही नहीं किया, मुझे डीएवी सीट को चूज करना होगा, चूज करके जो भी फीस मुझसे मांगे मुझे जमा करना होगा। अगर कोई बच्चा वहां पे सीट को चूज नहीं करता है, सोचता है छोड़ दो सेकंड राउंड में मुझे मेन कैंपस मिल जाएगा, तो भैया आप गधे हो,
आपको वो सीट को एक्सेप्ट करना होगा। फिर जब नेक्स्ट राउंड निकलेगा तो आपका सीट अपग्रेड होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। वंस सीट इज एलोकेटेड, चाहे वो कोई भी हो, कैंडिडेट मस्ट एक्सेप्ट इट बिफोर द डेडलाइन। जो भी आपको टाइम दिया गया उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। द डेडलाइन इज स्ट्रिक्ट, नॉट एक्सेप्टिंग अ सीट इज कंसिडर्ड डिक्लाइनिंग इट। अगर आप नहीं एक्सेप्ट किया तो वो डिक्लाइन मानेंगे, ठीक है। दिस वे डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग फर्दर कैप। अगर आपने सीट एक्सेप्ट नहीं किया तो सेकंड में थर्ड में आपका एडमिशन वैसे ही नहीं होगा। तो जो भी कैंपस मिलेगा फर्स्ट राउंड में तो आपको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे आपका वो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग किसी भी नंबर पे आता हो, ठीक है। वन सीट एट अ टाइम। इन केस ऑफ सीट ऑफर इन मल्टीपल प्रोग्राम्स इन अ राउंड द कैंडिडेट कैन ओनली एक्सेप्ट इन वन। सपोज आपका MBA में भी हो गया और MCOM में भी हो गया, एक टाइम पे एक ही सीट चूज कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट सेंटर कॉलेज। जैसे ही आपने सीट को चूज किया, जहां पे आपका एडमिशन हुआ होगा वहां से आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि आपका सब कुछ सही है कि नहीं। आपने अपना 10th का 12th का जो अपलोड किया है सब कुछ, अगर कुछ भी गलती होगी तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा, भैया आपका ये गलती है, वापस से अपलोड करो। आपको ईमेल भी आ सकता है, आपको फोन भी आ सकता है डिपार्टमेंट के साइड से। तो भैया सीट एक्सेप्ट करने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक किया जाएगा। कुछ भी गलती पाई जाएगी तो आपको आपके आईडी में दिखाई देगा, आपको ईमेल भी आएगा, आपको फोन भी आ सकता है, ठीक है। तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन ये सब कुछ हो गया, आपका सब कुछ चेक होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है भैया। अब फिर आगे क्या होता है, अब भैया अगर आपका रिजेक्ट होगा तो क्यों होगा, द डिपार्टमेंट भी आइदर वेरीफाई, या तो वो वेरीफाई करेगा तो आपका रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करेगा तो रिजेक्ट के रीजन क्या क्या है, डजंट मीट द मिनिमम एलिजिबिलिटी, या आपने एलिजिबिलिटी को चेक नहीं किया था, ठीक है। डजंट मीट द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी सबमिटेड, इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स, डजंट रिस्पॉन्ड टू डिपार्टमेंट। जब आपसे पूछा गया भैया ये क्या है, दिख नहीं आए, दोबारा अपलोड करो, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हो गया। यूज रजिस्टर्ड इन डिबार्ड स्टूडेंट, या फिर बेचू ने आपको डिबार किया हुआ है। डिबार मतलब बेचू ने बैन किया कि इनका एडमिशन तो हम नहीं लेंगे, ये बहुत खुराफाती बच्चे हैं, तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। फिर दोस्तों आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। सब्सिक्वेंट राउंड, यानी कि पहला राउंड हो गया, आपको सीट मिल गया, फिर कुछ टाइम के बाद में निकलेगा सेकंड राउंड, फिर से कट ऑफ निकलेगी, फिर से वही एडमिशन प्रोसीजर होगा। अगर आप देखो फर्स्ट राउंड में अगर आपने सीट को एक्सेप्ट करके आपने कर दिया होगा अपग्रेड, ठीक है। अपग्रेड का मतलब होता है वहां पे ऑप्शन आपको देगा, सीट को एक्सेप्ट करके करना होगा अपग्रेड कर दिया तो सेकंड राउंड में आपके सीट जो भी आपको मिला होगा वो ऊपर जाने के चांसेस हैं आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट अगर आपने अपग्रेड नहीं किया होगा, वहां पे कर दिया होगा सीट लॉक, जैसे आपने लॉक कर दिया होगा तो आपको वही कॉलेज मिलेगा, अब आपका अपग्रेड भी नहीं होगा। तो भैया अगर आपको चाहते हो जो आपको मिला है उसके ऊपर से आ जाए, आपका अपग्रेड हो जाए, तभी अपग्रेड चूज करना, वरना सीट को एक्सेप्ट करके कर देना लॉक, ठीक है। जैसे लॉक कर दोगे तो आपका अब अपग्रेड नहीं होगा, वही आपका कॉलेज कैंपस फाइनल हो जाएगा। तो यही चीजें हैं। तो अब आगे मल्टीपल राउंड्स होंगे, सारी बाकी चीजें होंगी, तो ये आपका नेक्स्ट राउंड के बारे में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ऐसे ही एडमिशन आपका होगा। ध्यान रखना सीट आपको अलॉट होने के बाद में गलती नहीं करना है। आपको सीट अलॉट हो गई, आपको वही कॉलेज चाहिए तो तुरंत लॉक कर देना। बट अगर आपने, अब सुनो, अब मानो किसी का मेन कैंपस हो गया, तो मेन कैंपस हो गया, अब क्या करोगे ना, मेन कैंपस हो गया सीधे लॉक कर दो, बस आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, फीस बाकी का फीस बचा हुआ पेमेंट कर दो, बस हो गया एडमिशन। फिर बेचू आपको बुलाएगा, आओ फिजिकली बेचू में जाना होगा, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होगा। तो यही है एडमिशन प्रोसीजर, बस खत्म हो गया, एडमिशन प्रोसीजर खत्म, यही है, कुछ नहीं करना। बस आपको क्या करना है, सही से रजिस्ट्रेशन, सही से डॉक्यूमेंट्स अपलोड, सब कुछ सही से, और लगातार वेबसाइट पे बने रहना है। पहली कट ऑफ निकलेगी, दूसरी निकलेगी, तीसरी निकलेगी, आपका एडमिशन किसी भी राउंड में हो सकता है, ठीक है। बट अगर सीट एलोकेट हो गई तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यही है बेचू का एडमिशन प्रोसीजर। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपका ये रिप्लाई कर दूंगा। एंड दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।